नमस्ते। डाउनराइट जीएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछले सेशन में हमने 1858 के भारत सरकार अधिनियम पर बात की थी। वो एक्ट जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया था। तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और भारत के संवैधानिक विकास में दो और बहुत जरूरी पड़ावों को समझते हैं, 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखिए, हो सकता है ये दोनों एक्ट सुनने में कोई बहुत बड़े बदलाव ना लगें, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मोड़ थे, क्योंकि यहीं से पहली बार अंग्रेजों ने सत्ता का दरवाजा भले ही थोड़ा सा ही सही भारतीयों के लिए खोला था। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। आज की हमारी चर्चा के 4 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम उस वजह को जानेंगे जिसने इन बदलावों को जन्म दिया, मतलब अंग्रेजों को अचानक भारतीयों के सहयोग की जरूरत क्यों आन पड़ी। फिर हम देखेंगे 1861 का एक्ट, जो इस जरूरत पर उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। इसके बाद हम 1892 के एक्ट को समझेंगे, जिसने चीजों को और आगे बढ़ाया। और आखिर में हम बात करेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला और इनकी विरासत क्या रही। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ ताकत और फौज के दम पर इतने बड़े देश पर हमेशा के लिए राज नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी ही होगी, और वो भी जल्दी। और इसी जरूरत से जन्म हुआ पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, यानी सहयोग की नीति का। लेकिन इसे कोई दोस्ती का हाथ समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। आइडिया ये था कि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी जगह दी जाए, ताकि उनके गुस्से को बाहर निकलने का एक रास्ता मिले और अंग्रेजों को भी जमीनी हकीकत का पता चलता रहे। ये बेहतर कंट्रोल करने की एक रणनीति थी, जिसने अगले कई दशकों तक ब्रिटिश पॉलिसी को दिशा दी। इस नई नीति का जो पहला ठोस नतीजा निकला, वो था 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये एक्ट भारत के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि सही मायने में यहीं से शासन में भारतीय भागीदारी का चैप्टर शुरू हुआ। सोचिए, ये वो पल था जब पहली बार भारतीयों को आधिकारिक तौर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना था। वाइस रॉय को ये पावर दी गई कि वो कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी गैर सरकारी सदस्य के तौर पर अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बेशक एक छोटा कदम था, पर स्वराज की लंबी सड़क पर यह पहला कदम जरूर था। और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए 1862 में उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। ये वो पहले भारतीय थे जो उस बॉडी का हिस्सा बने जो उनके अपने देश के लिए कानून बना रही थी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। इस एक्ट ने सालों से चली आ रही एक पॉलिसी को बिल्कुल पलट दिया। 1833 से ही अंग्रेज सारी ताकत को सेंटर में, यानी कलकत्ता में इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन 1857 के विद्रोह ने दिखा दिया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो 1861 के एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की और बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने की उनकी शक्तियां वापस दे दी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। धीरे धीरे ये विचार दूसरे प्रांतों में भी फैला। बॉम्बे और मद्रास के बाद 1862 में बंगाल, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और फिर 1897 में पंजाब में भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इस एक्ट का एक और बहुत जरूरी फीचर था पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता देना। आसान भाषा में कहें तो ये भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत थी। अब काउंसिल का हर मेंबर एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था, बिल्कुल आज के मिनिस्टर्स की तरह, और वो अपने डिपार्टमेंट से जुड़े फैसले ले सकता था। इससे सरकार का कामकाज अचानक बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया। लेकिन हाँ, इस एक्ट ने वाइसरॉय को एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक असाधारण ताकत भी दी। इमरजेंसी की सिचुएशन में वो बिना काउंसिल की मंजूरी के ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश जारी कर सकते थे, और ऐसे किसी भी ऑर्डिनेंस की उम्र 6 महीने तक होती थी। चलिए, अब कहानी में लगभग 30 साल आगे चलते हैं और आते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर। इस वक्त तक भारत में राजनीतिक माहौल बदल रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी और ज्यादा सुधारों की मांग जोर पकड़ रही थी। तो ये एक्ट एक तरह से उसी बढ़ती हुई मांग का जवाब था। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल,
यानी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन यहाँ एक पेंच था, अंग्रेजों ने ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाए रखी। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार के ब्रिटिश अधिकारी हमेशा भारतीय सदस्यों से संख्या में ज्यादा रहेंगे, यानी कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगा। लेकिन सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ीं, काउंसिल्स के अधिकार भी बढ़े। अब मेंबर्स बजट पर चर्चा कर सकते थे, मतलब इस बात पर बहस कर सकते थे कि जनता का पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, वो सरकार से सवाल भी पूछ सकते थे। आज ये हमें बहुत मामूली बातें लगती हैं, पर उस दौर में ये सरकार की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस 1892 के एक्ट की जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो खुले तौर पे कही नहीं गई थी। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बदलाव था जो कानून के शब्दों के पीछे छिपा हुआ था। और वो राज था चुनाव का सिद्धांत। जी हाँ, इलेक्शन। अंग्रेज इतने होशियार थे कि उन्होंने एक्ट में इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने लिखा कुछ निकायों की सिफारिश पर की गई नियुक्ति। लेकिन असल में ये भारत की राजनीति में इलेक्शन के सिद्धांत की एक तरह से छोरी छिपे एंट्री थी। एक ऐसा बीज बो दिया गया था जिसे आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनना था। तो इन दोनों एक्ट्स यानी 1861 और 1892 के अधिनियमों की असली विरासत क्या है? इन्होंने भारत के भविष्य को किस तरह से आकार दिया? चलिए अब इसे समेटते हैं। तो सबसे बड़ी विरासत क्या थी? देखिए, विडंबना ये है कि अंग्रेजों ने अनजाने में उन्हीं संस्थाओं की नींव रख दी जिनका इस्तेमाल आगे चलकर उन्हीं के खिलाफ होना था। ये जो काउंसिल्स थीं, भले ही इनकी शक्तियां बहुत सीमित थीं, ये भारतीय नेताओं की पूरी एक पीढ़ी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। यहीं पर उन्होंने संसदीय दांव-पेच सीखे ताकि एक दिन वो इस खेल को अपने ही शासकों से बेहतर खेल सकें। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जिन काउंसिल्स को अंग्रेजों ने अपना राज मजबूत करने के लिए बनाया था, आखिर वही काउंसिल्स पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का सबसे बड़ा मंच कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा संवैधानिक विकास के अगले चरण में। अगली बार हम 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।